हर चुनाव की अपनी एक कहानी होती है जो सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि उन आंकड़ों के पीछे छिपे लोगों के इरादों में बसती है। आज हम सितारगंज के जनादेश को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी जगह जहां का हर वोट एक गहरी कहानी कहता है। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सितारगंज ये है कहाँ? नक्शे पर देखें तो ये उत्तराखंड के उस मैदानी हिस्से में है जहाँ खेती और उद्योग साथ साथ चलते हैं। ये वो जमीन है जहाँ किसानों के पसीने और मजदूरों की मेहनत ही राजनीतिक हवा का रुख तय करती है। ये सिर्फ एक भौगोलिक इलाका नहीं है, ये उम्मीदों और संघर्षों की धरती है। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है। एक वोटर जब बटन दबाता है तो वो सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं चुनता, वो अपनी ज़रूरतें, अपनी शिकायतें, अपनी उम्मीदें सब कुछ जाहिर करता है। तो क्या हम एक सिस्टम के तौर पर उस आवाज़ को सही मायनों में सुन रहे हैं? आज हम सिर्फ आंकड़े नहीं पढ़ेंगे, हम सितारगंज की आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे। वोटों की गिनती समझने से पहले उन वजहों को समझना जरूरी है जो उन वोटों को जन्म देती हैं, यानी जमीनी हकीकत क्या है, वहां के लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष क्या हैं, क्योंकि राजनीति की जड़ें हमेशा आम इंसान की जिंदगी में होती हैं। तो सितारगंज के लोग असल में चाहते क्या हैं, उनकी शिकायतें क्या हैं? टूटी फूटी सड़कें जहां से गुजरना एक चुनौती है, स्वास्थ्य केंद्र जो हैं तो सही पर उन पर भरोसा नहीं, पढ़े लिखे नौजवानों के हाथों में डिग्री है पर नौकरी नहीं, और किसान वो तो हमेशा से ही मुश्किलों से घिरा रहा है। ये सिर्फ कुछ मुद्दे नहीं हैं, ये वो रोज की सच्चाइयां हैं जिनके बीच वहां का वोटर जीता है और जिनके आधार पर वो अपना फैसला लेता है। अच्छा, तो आप देखते हैं कि इन सभी समस्याओं और उम्मीदों ने मिलकर 2022 के चुनावी नतीजों को कैसे शक्ल दी। अब हम आंकड़ों की दुनिया में उतरेंगे, क्योंकि ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की भावनाओं का गणित है। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 78.56%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये दिखाता है कि सितारगंज के लोग अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कितने जागरूक और सक्रिय हैं। यहाँ उदासीनता नहीं है, यहाँ भागीदारी है। यहाँ के लोग अपनी आवाज उठाना जानते हैं और उठाते भी हैं। और ये है वो दूसरा नंबर जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी पड़ताल घूमेगी, 10,938। ये 2022 के चुनाव में जीत और हार के बीच का फासला था। लेकिन सवाल ये है कि ये फासला बना कैसे? कौन सी वजह थी जिन्होंने इस अंतर को पैदा किया? चलिए इसे ही डिकोड करते हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है। बीजेपी को 44.8% वोट मिले और वो जीत गई, ये साफ है। लेकिन जरा एक काम कीजिए, बाकी सभी पार्टियों के वोट शेयर को जोड़कर देखिए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा और दूसरे, इन सब को मिलाकर 55% से भी ज्यादा वोट बनते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि बहुमत ने, यानी 55% से ज्यादा लोगों ने जीतने वाली पार्टी के खिलाफ वोट दिया था। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। सरकार के खिलाफ माहौल तो था, बदलाव की इच्छा रखने वाला वोटर भी था, लेकिन वो एकजुट नहीं था। उसका वोट अलग अलग पार्टियों में बंट गया। यानी विपक्ष की हार की वजह लोगों का समर्थन न होना नहीं, बल्कि विपक्ष का बिखरा हुआ होना था। तो अगला सवाल साफ है, ये बिखराव हुआ क्यों? वो कौन सी राजनीतिक और सामाजिक दरारें थीं जिनकी वजह से सत्ता विरोधी वोट एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाया? अब हम इसकी गहराई में उतरेंगे और यहीं पर यह समझना जरूरी है कि किसी भी लोकतंत्र में हर आवाज का सम्मान और हर व्यक्ति की गरिमा सबसे ऊपर होती है। राजनीतिक संवाद की जिम्मेदारी भी यही है कि वो लोगों को बांटने के बजाय उनकी समस्याओं पर केंद्रित रहे। सितारगंज की राजनीतिक जमीन को समझने के लिए यहाँ के सामाजिक ताने बाने को समझना होगा। यहाँ लगभग 40% बंगाली समुदाय हैं, 11% अनुसूचित जाति के लोग हैं और 10% थारू समुदाय। ये आंकड़े सिर्फ जनगणना के नहीं हैं, ये वो समुदाय हैं जिनकी अपनी उम्मीदें, अपनी मांगें और अपने राजनीतिक समीकरण हैं। और 2022 में इसी समीकरण में एक बड़ा फेरबदल हुआ। कांग्रेस के एक बड़े नेता नारायण पाल पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। इस एक राजनीतिक कदम ने जमीन पर सीधा असर डाला। कांग्रेस का जो पारंपरिक अनुसूचित जाति का वोट बैंक था, उसमें सीधी सेंध लग गई। वोट बट गया और इसका सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिला। अगर हम सिर्फ 2022 के चुनाव को देखेंगे तो शायद पूरी तस्वीर साफ ना हो। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और पिछले एक दशक के चुनावी इतिहास को देखते हैं। इससे हमें सितारगंज के वोटर के मिजाज को समझने में मदद मिलेगी।
ये टाइमलाइन देखिए, ये कितनी असाधारण है। 2012 के उपचुनाव में कांग्रेस को 77% जैसा जबरदस्त समर्थन मिलता है। फिर सिर्फ 5 साल बाद 2017 में एक बड़ी लहर बीजेपी के पक्ष में आती है और उसे 58% से ज्यादा वोट मिलते हैं। और फिर 2022 में बीजेपी का वोट शेयर गिरकर 45% से भी नीचे आ जाता है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ का वोटर किसी भी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? सबक साफ है। सितारगंज में अगर किसी को जीतना है तो उसे जनता का भरोसा कमाना होगा। यहाँ समर्थन विरासत में नहीं मिलता, ये काम और वादों की कसौटी पर परखा जाता है। यहाँ का समर्थन हमेशा सशर्त होता है। तो हमने समस्या को समझा, उसके कारणों को परखा। अब बात करते हैं समाधान की। अगर कोई भी राजनीतिक दल सितारगंज के लोगों का विश्वास जीतना चाहता है तो उसके लिए एक स्पष्ट, जमीन से जुड़ा हुआ रोडमैप क्या हो सकता है? एक ऐसा खाका जो सिर्फ चुनाव जिताने का नहीं बल्कि बेहतर शासन देने का भी हो। किसी भी रणनीति से पहले अपनी ताकत और कमजोरी को जानना जरूरी है। विपक्ष की ताकत क्या है? उनकी जड़ें स्थानीय हैं, वो जमीन से जुड़े हैं, किसान व्यापारी वर्ग से उनका एक नाता है। लेकिन कमजोरियां भी हैं, वो सत्ता में नहीं है, युवाओं के बीच उनकी अपील शायद उतनी मजबूत नहीं है और संसाधनों की भी कमी है। तो रास्ता क्या है? ये विश्लेषण एक 3 चरणीय रणनीति सुझाता है। पहला, जमीनी काम, यानी अपने संगठन को बूथ स्तर तक फिर से मजबूत करना और बिखरे हुए वोटों को एक साथ लाने के लिए गठबंधन बनाना। दूसरा, एक असरदार नैरेटिव बनाना, यानी सरकार के अधूरे वादों की एक रियलिटी ऑडिट जनता के सामने रखना। और तीसरा, एकजुटता, खासकर युवाओं तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे नए जमाने के माध्यमों का सही इस्तेमाल करना। संक्षेप में कहें तो करने वाले काम ये हैं। बसपा के साथ बातचीत करके बिखरे हुए वोटों को वापस लाना, नेतृत्व का लगातार जनता के बीच दिखना, सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि सुधार का एक सकारात्मक विजन भी पेश करना, और सबसे जरूरी, लोगों से उनकी अपनी भाषा यानी हिंदी और बंगाली में बात करना। आज के डिजिटल युग में लोगों से जुड़ते समय उनकी निजता और सहमति का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। डेटा का उपयोग जिम्मेदारी से होना चाहिए ताकि भरोसा बने, टूटे नहीं। आखिर में ये सारी बातें सिर्फ एक चुनाव जीतने की रणनीति तक सीमित नहीं है। इसका असली मकसद राजनीति से परे है। इसका उद्देश्य है जन केंद्रित शासन, यानी एक ऐसी व्यवस्था बनाना जहां सरकार लोगों के लिए हो, लोगों की सुने और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए। और ये विश्लेषण हमें इसी एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या हम राजनीति को सिर्फ हार जीत के खेल से ऊपर उठाकर उसे डेटा, जमीनी हकीकत और सहानुभूति का एक ऐसा संगम बना सकते हैं जो आखिरकार वो शासन दे सके जिसका इंतजार सितारगंज के लोग सालों से कर रहे हैं? इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, उद्देश्य।